ईयर में आप सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। और बिहार विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे बिहार राज्य की स्थापना के बारे में। यह जो कंटेंट है वह CME पटना कंपटीशन में मेड इजी करके जो संस्थान है उनके जो डायरेक्टर हैं संजय सिंह जी, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक से इस कंटेंट को लिया गया है। तो और आपको बता दूं कि ये जो BPSC का जो प्रश्न आता है उसमें आपका इस टॉपिक से एक प्रश्न कई बार आता है और वह कंफ्यूज करने वाला आता है। यहाँ तक कि 64वीं BPSC में इससे 2 प्रश्न जुड़े हुए थे और दोनों के प्रश्न दोनों का अलग अलग टाइप का आंसर था। तो कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं और कंफ्यूज भी किए जाते हैं, तो फिक्स रहता है प्रश्न। चलिए तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है कि बिहार राज्य की स्थापना का इतिहास किस तरह से रहा। तो प्राचीन भारत की अगर हम बात करें तो प्राचीन भारत में बिहार में भी एक साम्राज्य हुआ जो कि मगध साम्राज्य, जो हम पिछले वीडियो में जो हमारा क्राउन जी के बुक जो चल रहा है पेज बाय पेज श्रृंखला, उसमें हमने चर्चा किया था कि मगध साम्राज्य जो है वो 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली रहा और वह साम्राज्य के विस्तार करने में सफल रहा था। उसी के अंतर्गत आता है प्राचीन भारत। इस कालखंड के प्रमुख साम्राज्य जैसे कि मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, ठीक है, इसके अलावा इन सब साम्राज्य आदि बिहार में विशेषकर पाटलिपुत्र राजनीतिक जो है गतिविधियों का केंद्र बिंदु रहा है। यानी कि पाटलिपुत्र जो है वो सेंटर पॉइंट रहा। अपने मगध साम्राज्य की राजधानी कभी गिरिब्रज रहा, फिर वैशाली रहा, लेकिन आखिरकार जो अल्टीमेटली जो है वो पावर ऑफ द सेंटर जो था वो पाटलिपुत्र ही था। पाटलिपुत्र के अन्य नाम थे जैसे पटना, कुसुमपुर, पुरुषपुर, अजीमाबाद, ये सब पटना के अन्य नाम थे। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन के द्वारा की गई थी जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। और उदयन किस वंश से रिलेटेड था? तो यह हर्यक वंश से संबंधित है। उदयन हर्यक वंश से संबंधित है और इसे पटना का संस्थापक माना जाता है। पाटलिपुत्र की स्थापना का श्रेय उदयन को जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तिका जो थी वो इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन और सैन्य प्रशासन की जानकारी हमें इंडिका से मिल जाती है, जो कि इंडिका मौर्य वंश के बारे में लिखता है। जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज आया था जिसने मौर्य वंश के बारे में जानकारी लिखी थी। और मौर्य वंश जो है वो पाटलिपुत्र का सबसे मगध साम्राज्य का एक प्रतापी वंश के रूप में रहा, एक शक्तिशाली समृद्ध वंश के रूप में उसका कालक्रम रहा। बिहार माँ सीता की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की तपोभूमि है। बिहार में माता सीता का जन्म हुआ था सीतामढ़ी में। उसके अलावा गौतम बुद्ध की तपोभूमि, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया में। फिर महावीर जी का जन्म हुआ, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बिहार जो है वो लगभग सभी धर्मों के लिए एक बहुत ही क्या कह सकते हैं उसको, बहुत ही मतलब समृद्धशाली एक जगह रहा, फला फूला। यहाँ पर सभी धर्म यहाँ फले फूले। बिहार की राजधानी पटना का ऐतिहासिक नाम पाटलिपुत्रा है। बिहार क्षेत्र की सबसे पहली चर्चा जो है वह सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि बिहार की जो चर्चा है वो सतपथ ब्राह्मण से है और सतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है। दोस्तों, सतपथ ब्राह्मण का संबंध यजुर्वेद से है, ठीक है। मध्यकालीन भारत में बिहार को टटोलते हैं कि बिहार कहाँ था। तो मध्यकालीन भारत की बात करें तो यह 2 भाग में था। जैसे पूर्व मध्यकाल 750 ईसा पूर्व से 1206 तक, जब दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 के बाद स्थापित हुआ। तो दिल्ली सल्तनत में पाल वंश के समय, पाल वंश जिसकी राजधानी मुंगेर थी और इसके संस्थापक जो थे वो गोपाल थे। तो पाल वंश के समय बिहार का महत्व था, लेकिन मौर्य या गुप्त साम्राज्य के जितना नहीं था। यानी कि जितना गुप्त साम्राज्य का था उतना पाल वंश के समय बिहार का महत्व नहीं था, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसमें कि दिल्ली सल्तनत जो 1206 से 1526 तक रहा, बाबर के आक्रमण के पहले तक, तो उसमें बिहार बंगाल के शासकों के प्रभाव में आ गया था। बिहार किसके अंतर्गत आ गया था? तो बिहार जो है बंगाल के अंतर्गत आ गया था। पूर्व मध्यकाल में पाल वंश का शासनकाल रहा, ठीक है, लेकिन वह जो है गुप्त साम्राज्य की जितना मजबूत नहीं था।
दिल्ली सल्तनत में बिहार जो है वो बंगाल के अधीन चला गया। वहीं मुगल काल की चर्चा करें तो मुगल काल में शेरशाह के समय बिहार चर्चा में रहा, चूँकि जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था, और हुमायूं को पराजित करने के बाद चूँकि शेरशाह सासाराम से रिलेटेड थे और सासाराम बिहार में पड़ता है, तो मुगल काल में एक समय शेरशाह सूरी के आगमन से बिहार की चर्चा हुई। ठीक है। 1576 में बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। अकबर ने 1576 में बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। जो स्वतंत्र थे उनको अपने में मिला लिया। जहां बिहार बंगाल प्रांत के एक भाग के रूप में था, बिहार को बंगाल का ही प्रांत माना जाता था। तो उस समय से लेकर अंग्रेजों के शासन तक, लंबे समय तक बिहार जो है वो बंगाल के अधीन रहा, यानी बंगाल के अंदर काम करता रहा। 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर लिया था। 1576 में हमने चर्चा की। इसके बाद बिहार की सत्ता की जो बागडोर है वो किसके हाथ में चली गई, तो बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। और जब अकबर ने मिला लिया, उसके बाद क्या हुआ, बिहार की सत्ता जो है बंगाल के अधीन चली गई, बंगाल के नवाब के हाथ में चली गई। आधुनिक काल में बिहार की क्या स्थिति रही, तो जब 1764 का बक्सर का युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसमें शाह आलम द्वितीय भी थे, और उसके अलावा आपके उस समय के जो शासक थे, मुग़ल साम्राज्य के शासक थे, ठीक है, अवध के नवाब थे, इन तीनों ने मिलकर, और इधर से आपका मीर जाफ़र था ना, मीर कासिम था, तो इन सब ने मिलकर जब युद्ध लड़ा था, इधर तीनों तिकरी और उधर अंग्रेज़ों की तरफ से अंग्रेज, तो 12 अगस्त 1764 ईस्वी के बक्सर के युद्ध के बाद उत्तर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय से, चूँकि शाह आलम द्वितीय उस समय मुगल वंश के शासक थे, तो शाह आलम द्वितीय से 12 अगस्त 1765 को एक संधि करी गई। और संधि के बाद यह तय हुआ कि अंग्रेज को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, और इस संधि को इलाहाबाद की संधि कही गई। इसके तहत क्या हुआ कि दीवानी मामले जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंग्रेजों को देना पड़ गया था शाह आलम द्वितीय को। तो एक समय यहाँ पर चर्चा में आया। फिर दीवानी व्यवस्था के तहत अंग्रेजों को इन क्षेत्रों में राजस्व वसूली का अधिकार मिल गया, जिसे रजा खां को बंगाल और सिताब राय, तो बिहार के प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया, सिताब राय। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य जो है अस्तित्व में आया। जब दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था दूसरी बार, तब बिहार को बंगाल से अलग करके एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया 1912 में। 1936 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। उससे पहले उड़ीसा भी बिहार का ही क्षेत्र होता था। तो इस तरह से दो बार विभाजन हुआ। फिर आखिरी विभाजन झारखंड के साथ 15 नवंबर 2000 को हुआ, और इस तरह से बिहार अब अपनी इस स्थिति में पहुंचा है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य की अगर बात करें तो बिहार की मुख्य भाषा हिंदी है, हमने पहले भी चर्चा की, और इसकी जो दूसरी राजभाषा है वो उर्दू है, तीसरी मैथिली है। 3 राजभाषा है बिहार में, पहली है हिंदी, दूसरी उर्दू और तीसरी मैथिली है। इसके अलावा यहाँ पर भोजपुरी, मगध और अंगिका भी बोली जाती है। बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो इसमें महात्मा गांधी सेतु, महाबोधि मंदिर बोध गया का, विष्णु पद मंदिर गया का, बोध गया मंदिर, ये सब काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पृथक बिहार की मांग कब से स्टार्ट हुई, तो 1880 के दशक के अंत में एसएन सिन्हा जो थे, उन्होंने पृथक बिहार की मांग के लिए अभियान चलाया था। तो बिहार को अलग करने के लिए सबसे पहले 1880 में एसएन सिन्हा के नेतृत्व में मांग उठाई गई थी, जो आगे चलकर बिहार और राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग बन गया था। 1890 के दशक में बिहार से निकलने वाली पत्रिका बिहार टाइम्स के माध्यम से पृथक बिहार की मांग को महेश नारायण ने और अन्य लोगों ने जोर शोर से उठाया। तो एसएन सिन्हा के बाद 1810 साल के बाद महेश नारायण के नेतृत्व में बिहार टाइम्स के माध्यम से बिहार को अलग करने की मांग उठाई गई। फिर 1910 में एसएन सिन्हा एक बार फिर से आए। एसएन सिन्हा ने 1909 के एक्ट के तहत चुनावों में बंगाल विधान परिषद की ओर से निर्वाचित हुए और यहाँ आकर पृथक बिहार की मांग की। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसके अंतर्गत ये बंगाल से चुनकर आए एसएन सिन्हा, और उन्होंने बिहार को अलग करने की मांग को जोर शोर से उठाया। इसी समय अली इमाम जो केंद्रीय विधान परिषद में विधि सदस्य थे,
उनके द्वारा भी पृथक बिहार के लिए सरकार पर दबाव बनाया गया कि बिहार को एक अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए। फिर 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें आए थे आपके कौन, चार्ल्स सेकेंड आए थे कि हार्डिंग सेकेंड आए थे। हार्डिंग सेकेंड उस समय थे ना, हार्डिंग सेकेंड उस समय गवर्नर थे। तो दिल्ली दरबार में बिहार को बंगाल से अलग करने की घोषणा कर दी गई और 1912 में बिहार अस्तित्व में आया। 26 से 28 दिसंबर 1911 को कांग्रेस का 26वां वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसके अध्यक्ष बीसर नारायण धर थे। इसी अधिवेशन में तेज बहादुर सप्रू के द्वारा पृथक बिहार के समर्थन में प्रस्ताव लाया। उन्होंने बिहार के पृथक होने में उन्होंने समर्थन का प्रस्ताव लाया। इस तरह से 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार को अलग करने की आधिकारिक घोषणा बजट या राजद में प्रकाशित कर दी गई। इसी डेट को रिमार्केबल करते हुए 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है दोस्तों, और यह नीतीश कुमार के द्वारा बिहार के 100 वर्ष पूरे होने पर यानी कि 2012 से मनाया जाने लगा है बिहार वर्ष। ठीक है, 22 मार्च को बंगाल से बिहार के अलग होने का आधार बताते हुए 2010 से ही नीतीश सरकार द्वारा बिहार स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 1 अप्रैल 1912 बंगाल से बिहार के अलग होने की व्यवस्था व्यवहारिक रूप में लागू हुई। इस समय उड़ीसा बिहार के साथ शामिल था। पटना को राजधानी बनाया गया। बिहार के पहले राज्यपाल हुए चार्ल्स स्टुअर्ट बेले। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिहार के पहले राज्यपाल, स्वतंत्र नहीं, अगर स्वतंत्र की बात होगी तो या आज़ाद की बात होगी तो उसमें कौन हो जाएंगे, दौलत राम दास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन पहले राज्यपाल जो थे जब बिहार अस्तित्व में आया तो इसके जो पहले राज्यपाल थे वो चार्ल्स स्टुअर्ट बेले थे। आगे चलकर इस क्षेत्र के लिए पहले भारतीय राज्यपाल लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया, जिन्होंने असहयोग आंदोलन 1920-22 के दौरान ब्रिटिश नीतियों के विरोध में तथा असहयोग के कार्यक्रम का सहयोग करते हुए 1921 में इस्तीफा दे दिया। इस तरह से 1 अप्रैल 1936 को जो भारत शासन अधिनियम 1935 का जो एक्ट था उसके आधार पर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया और 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग प्रांत बन गया। और आखिरी जो भारत का विभाजन है वो 15 नवंबर 2000 को बिहार से पृथक करके झारखंड राज्य बनाया गया। तो कई बार यह 3 डेट जो है वो आपको परेशान करेगा। पहला डेट है 22 मार्च 1912 जब बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। दूसरा डेट है 1 अप्रैल 1936 जब बिहार से उड़ीसा अलग हुआ। और तीसरा डेट है 15 नवंबर 2000 जिससे बिहार से अलग करके झारखंड जो है वो एक नया राज्य बना। तो ये था आपके बिहार राज्य की स्थापना के बारे में चर्चा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर जवाब दें। अपना प्यार स्नेह हम पर बरसाएं और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप इस तरह इन सभी वीडियो का PDF भी चाहते हैं या PDF से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज केयर टीम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक सब्सक्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।